Hello people, welcome to our channel Nishchai Edu and welcome to the concluding lecture of this short series called Interim Budget. Today's last topic of discussion is macroeconomic issues related to this budget. So let's take a look at that और उसके बाद आगे देखते हैं. पहली चीज जो मैक्रो इकोनॉमिक इशू था वो ये था कि गवर्नमेंट इस बार अपना फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट होता है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो ब्रीच करेगी. इस साल भी ब्रीच करेगी और अगले साल भी ब्रीच करेगी. गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था पहले कि 2018-19 में उसका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होना चाहिए 3.3% और 19-20 में होना चाहिए 3.1. स्लोली एंड ग्रेजुअली कम कर रहे हैं. बट बिकॉज इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारा पैसा खर्च करा है, इसी वजह से गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट ब्रीच करेगी. फॉर 2018-19 जो ये साल है उसमें वो 3.4% ऑफ देयर जीडीपी पे रहेंगे. 3.3 नहीं, 3.4. और अगले साल भी उन्हें 3.4 पे ही रहना पड़ेगा, जबकि टारगेट क्या था 3.1 पे जाना. अब जिन्होंने बजट पेश किया था पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला था कि अगर हम वो जो फार्मर स्कीम थी, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था पीएम किसान है ना, निधि स्कीम जो थी, किसान सम्मान निधि स्कीम, उसमें अगर हम इतना पैसा ना खर्च करते, फार्मर्स के लिए हेल्प ना करते, तो शायद हम अचीव कर लेते. बट बिकॉज हमें फार्मर की हेल्प करनी थी, इसीलिए हम अपना ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट ब्रीच कर रहे हैं. अब जो फिस्कल कंजर्वेटिव्स होते हैं, जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रखना चाहिए, वो इस बात से लोग काफी ज्यादा कंसर्न्ड है. ऑलराइट, नेक्स्ट पता चलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल. पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करा है, 6.21% ज्यादा. बट अगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए, है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ है. मतलब जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा. तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेते हैं जब, तो पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा था. ऑलराइट, अब पता यह चलता है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, रोड्स बनाने, ब्रिजेस बनाने. अब ये सारी चीजें तो होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट जैसा कि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ, तो फिर गवर्नमेंट कहां से पैसा लेके आई ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए? उसके लिए आता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज. एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज या वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट के बजट में नहीं आता. तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है? सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट के जो पीएसयूज होते हैं वो अगर लोन लेते हैं तो वो गवर्नमेंट के बजट में नहीं आता. गवर्नमेंट कोई फंड क्रिएट करती है और उस फंड के ऊपर लोन लेती है तो वो गवर्नमेंट के बजट में नहीं आता. पीएसयूज जो है गवर्नमेंट के, वो अगर लोन उठाएं या इक्विटी उठाएं तो वो गवर्नमेंट के बजट में नहीं आएगा. तो वहां से गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है. बट गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कम नहीं हुई है, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या करा है, बजट से पैसा निकालने के बजाय ज्यादा कहां से निकाला है? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से. ऑलराइट, अब एक और चीज जो कंसर्निंग थी, डिसइन्वेस्टमेंट. तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अर्थशास्त्र में डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो है. ऑलराइट, डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का इस साल का टारगेट था कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करके 80,000 करोड़ रुपीस निकालेंगे, जमा करेंगे. इस बारी जो बजट पेश हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये अपना टारगेट मेंटेन करके रखते हैं. बजट के स्टार्ट में हमने कहा था 80,000 करेंगे, बट अभी तक सिर्फ 36,000 करोड़ ही खर्च हुआ है. तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रिवाइज करके कम कर देंगे. बट इस बारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कम नहीं करा है. अभी तक सिर्फ 36,000 करोड़ हुए हैं. बहुत सारा पैसा खर्च करना है, टारगेट अगर अचीव करना है तो बहुत सारा पैसा खर्च कह रहा हूं, बहुत सारा पैसा रेज करना अभी बाकी है. और टाइम कितना रह गया है? जब बजट पेश हुआ था तो सिर्फ 2 महीने रहते थे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म करने में. तो 80,000 माइनस 36,000 करोड़ रुपीस हमें चाहिए होंगे अगर टारगेट पूरा करना है. अब ये 2 महीने में कैसे पॉसिबल है, ये अब गवर्नमेंट ही जानती है. और एक और चीज, गवर्नमेंट ने अगले साल का जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, उसे 80,000 से बढ़ा के 90,000 करोड़ कर दिया है, 90,000 करोड़. अब गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. कम तो नहीं हो सकता खैर, क्योंकि खर्चा बहुत है, बट बढ़ सकता है.
अब एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे कि डेफिसिट कितना होगा, वो देखते हैं कि इस साल के एंड में, मार्च के एंड में हम कितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं और कितना डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा रेज करते हैं, उससे पता चलेगा कि कितना डेफिसिट होगा। बट एज ऑफ नाउ हमें यह पता चलता है कि 3.4% ऑफ योर जीडीपी वुड बी द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, चलिए अब हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, या तो आपको फॉर करते हो या आप अगेंस्ट करते हो। तो फॉर के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और अगेंस्ट के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट? तो अगेंस्ट के लिए तो आर्ग्यूमेंट्स इस बजट के लिए ज्यादा है नहीं, फॉर के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स है एक बारी ये देख लेते हैं। एक आर्टिकल आया था, उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, तो उनको देख लेते हैं। एक चीज, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है और कहते हैं कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट ब्रीच कर रहा है, टारगेट ब्रीच कर रहा है। बट एक सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट यह आता है कि गवर्नमेंट का इतना ज्यादा खर्चा होगा नहीं। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स कंडक्ट करे, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, जिससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई है। फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी से होने से क्या होता है? टैक्स बेस बढ़ता है, और जब टैक्स बेस बढ़ता है तो टैक्स कलेक्शंस बढ़ती हैं, और जब टैक्स कलेक्शंस बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट के पास एक फिस्कल स्पेस क्रिएट हो जाता है, इतनी रिसोर्सेज आ जाती हैं जिससे वो खर्चा कर सके। दैट इज वाई इतना खर्चा करने के लिए हमने देखा है ना पिछली वीडियोस में, किसान सम्मान निधि स्कीम थी, टैक्स बेनिफिट थे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो आर्ग्यूमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने बिकॉज रिफॉर्म्स की वजह से और ड्यू टू साइज ऑफ आवर इकोनॉमी इतना फिस्कल स्पेस, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वो ये खर्चे कर सकें। प्लस द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम पैसा तो खर्च कर रहे हैं, पर क्या वो इंटेंडेड आउटकम्स लेके आ रहा है? जितना हम खर्च कर रहे हैं, जिस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, वो हो भी रहा है या नहीं? उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत रिफॉर्म्स करे, और उनमें से एक रिफॉर्म है जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। इससे क्या होगा? जिसको पैसा देना चाहते हो उसी तक पहुंचेगा, करप्शन कम होगी। तो करप्शन की वजह से, लीकेजेस की वजह से बहुत पैसा वेस्ट हो रहा था, तो इसकी वजह से, इन रिफॉर्म्स की वजह से पैसा अपनी टारगेटेड जगह पे जाएगा। तो अगर आप फिस्कल डेफिसिट ब्रीच भी कर रहे हो, उसके आपको फायदे ज्यादा होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने ये चीज सुनी है कि फिस्कल डेफिसिट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट करोगे उतनी इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं। बट अभी पता चलता है, आपने ये सुना होगा न्यूज में, कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा लो चल रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फूड प्राइसेस जो हैं वो तो बहुत ही ज्यादा लो चल रहे हैं। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की वजह से थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो भी जाती है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लो चल रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ी सी इन्फ्लेशन होने से प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे। ऑलराइट, और अगर फूड प्राइसेस में थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है तो फार्मर्स को ही फायदा होगा। फार्मर्स अभी बहुत ज्यादा नुकसान से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि जो वो बेच रहे हैं उनके दाम गिर गए हैं, कमोडिटीज के, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के, फसल के दाम गिर गए हैं। तो अगर फिस्कल डेफिसिट से थोड़े दाम बढ़ते हैं तो फार्मर का फायदा है, और यह बोला जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दाम कम है। ऑलराइट, नेक्स्ट, गवर्नमेंट खर्चा तो बहुत ज्यादा कर रही है, बट गवर्नमेंट का खर्चा बुरा नहीं होता एज लॉन्ग एज वो जो खर्चा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, कैपिटल बनाने की तरफ है। गवर्नमेंट के हमने देखे दो तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है गवर्नमेंट तो वो थोड़ा वेस्टफुल खर्चा है, फिर डरना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है या नहीं। बट पता यह चलता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट तो उतना का उतना रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है पिछले साल से, आपने देखा होगा 6.21%, और प्राइमरी डेफिसिट कम हुआ है। तो जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है और यूजफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो इस एक्सपेंडिचर से, इस डेफिसिट से हमें इतना घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट है क्या, तो उसके लिए इंतजार करिए, वेट करिए फॉर अ वीडियो इन अर्थशास्त्र सीरीज ऑफ आवर चैनल। ऑलराइट, नेक्स्ट, कह रहे हैं कि प्राइसेस इतने कम हैं, प्राइसेस पे बहुत ज्यादा और फर्क नहीं पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट की वजह से। एक रीजन तो हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी कमोडिटी प्राइसेस इतने कम हैं, इन्फ्लेशन इतनी कम है कि प्राइसेस थोड़े भी बढ़े तो इतना फील नहीं होगा। एक और रीजन है, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जीएसटी रेट काटे हैं।
इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स कम करे हैं, कई जो जिन पे टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, कई कमोडिटीज थी, उन पे रेट कम करे हैं। तो अगर जीएसटी रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, प्लस कई कमोडिटी प्राइसेस भी कम चल रहे हैं, राइट। और दूसरा वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंटरस्टेट ट्रेड स्मूथ होगा, राइट, अभी स्मूथ क्यों नहीं है, जगह जगह पे रुकना पड़ता है ट्रकों को, काफी ज्यादा स्मूथ ट्रैफिक नहीं है ना, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो जैसे जैसे इंटरस्टेट ट्रेड स्मूथ होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी और ओवरऑल इन्फ्लेशन पे एक सोबरिंग इफेक्ट होगा, कम होगी इन्फ्लेशन। ऑलराइट, एक और लाइन ये है, एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि दुनिया में ग्लोबल डिमांड इज फॉलिंग। अगर डिमांड गिरती है तो ग्रोथ के चांसेस कम है। ग्लोबली डिमांड गिर रही है, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स होने के चांसेस कम है। बट गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा के, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के कोशिश ये करी है कि अगर ग्लोबल डिमांड कम हो तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाए। अगर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स तो शायद इतने ना हो, पर इंटरनल ट्रेड ज्यादा होगा और जीडीपी बहुत ज्यादा गिरेगी नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि ये जो बजट है ये इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। हमने देख ही लिया, 2 वीडियोस बनाई है हमने इंक्लूसिव ग्रोथ पे। एग्रीकल्चर को फायदा दे रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास को फायदा दे रहे हैं। जो 5 लाख की टैक्स रिबेट दी थी वो लोअर मिडिल क्लास को फायदा दे रही है। तो इसी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होने की वजह से ग्रोथ सस्टेनेबल है। जब आप गरीब के हाथ में पैसा देते हो तो वो उसे यूज करता है चीजें परचेज करने में, तो वो डिमांड बढ़ाता है, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ऑलराइट, प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप गरीब से के हाथ से पैसा छीन कर अमीर के हाथ में देते हो तो डिमांड गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। डिमांड गिरती है तो क्या है, क्योंकि गरीब मासेस तो गरीब है ना, अगर वो खरीद ही नहीं सकेंगे सामान तो सामान बनेगा नहीं, सामान नहीं बनेगा मतलब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहे, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहे तो जीडीपी इज फॉलिंग। ऑलराइट, अब एक आर्ग्यूमेंट ये लिखा था कि ये वाला बजट है ना, इट इज प्रमोटिंग रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंसेंटिवाइजिंग कंप्लायंस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कि मैं आपसे कुछ खरीदूं तो एक तो मैंने आपको पैसे दे दिए खरीदने के, एक वो ट्रांजैक्शन को होने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ खरीदूंगा तो मुझे आपको कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉल बिजनेस होते हैं फोन पे, तो उस कॉल के चार्जेस, प्लस मैं आपसे कुछ खरीदूं, अब वो गुड भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, कई बारी खरीद फरोख्त में कोर्ट के चक्कर लगते हैं, है ना, लीगल कॉस्ट होती है, तो वो भी आपके क्या होंगे, ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस। कई बारी इंटरस्टेट ट्रेड के दौरान बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, कैसे, ट्रकों को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रोक लेते हैं कंप्लायंस के लिए, राइट। कई बारी उसमें करप्शन भी होती है, तो वो भी एक तरह की आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अब जब से जीएसटी में गवर्नमेंट ई वे बिल लेके आई है तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना ट्रांसपोर्ट में वो कम हुई है, तो और गवर्नमेंट ने कोर्ट की भी, क्योंकि लीगल कर रहे हैं, सब कुछ फॉर्मलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी, इसलिए कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है। सारा काम तो अब ऑनलाइन होने लग गया तो करप्शन के भी चांसेस कम है, इसीलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई है। और कंप्लायंस इंसेंटिवाइजेशन बढ़ी है। गवर्नमेंट की कोशिश ये रही है कि जितने भी लोग हैं लॉज, रूल्स, टैक्सेस से कंप्लाई करें, वो टैक्सेस टाइम पे भरें, उसे टैक्सेस को इवेड ना करें, टैक्स बचाए नहीं, भरें टाइम पे। अब ये कैसे हुआ है, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन सारे रिफॉर्म से क्या हुआ है, इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई है, कैश बेस्ड इकोनॉमी कम हुई है, बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है। तो बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी तो इनकम अब आपकी ऑनलाइन है, एक तरह की इनकम, अब आपको आपकी इनकम देख सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज, तो इसी वजह से अब आप टैक्स इवेड करने के चांसेस आपके जो थे वो कम हो गए हैं। मुश्किल हो गया ना, जब से सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, टैक्स इवेजन मुश्किल हो गई है, इसीलिए कंप्लायंस बढ़ रही है। ऑलराइट, अब जब मैं आपको शीट, ये जो इस वीडियो के साथ शीट है, वो जब आप डाउनलोड करोगे तो आप उसमें 2 चीजें देखोगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या होता है, जब सरकार ने 2018-19 का बजट निकाला था, 2018-19 का, पिछले साल अरुण जेटली जी ने निकाला था, तो उन्होंने 2018-19 का जो एस्टिमेट निकाला था वो था प्रोविजनल एस्टिमेट। सरकार को क्या पता था कि इस पूरे साल में कितना खर्चा होएगा,
बट उन्होंने एक अनुमान, एक अंदाजा लगाया हुआ था। वो अंदाजे को कि प्रोविजनली देखते हैं कितना एस्टिमेट होगा, हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा, इतना पैसा आएगा। तो वो जो एस्टिमेट लगाया था सरकार ने साल की शुरुआत में, उसे कहते हैं बजट एस्टिमेट। अब ये जो इंटरिम बजट आया था उसने अगले साल के बजट एस्टिमेट्स दिए हैं, बट अब पिछला साल, या पिछला साल तो नहीं कहना चाहिए, अभी करंट ईयर या 2018-19 खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब इसके बजट एस्टिमेट्स तो दे नहीं सकते। अब सरकार ने यह देखा है कि हमने उस टाइम सोचा तो था 2018-19 की शुरुआत में कि कितना एस्टिमेट लगेगा हमारा, बट अब हमें पता चल गया हमारे कितना एस्टिमेट हो चुका है। तो अब उन्होंने उन एस्टिमेट्स को रिवाइज करा है कि हमने सोचा था मान लीजिए 100 रुपए लगने थे, बट एक्चुअली 120 लगे। तो रिवाइज एस्टिमेट्स में होगा 120, और बजट एस्टिमेट्स में इस साल के बजट में क्या होगा कि अगले साल कितना खर्चा हो सकता है। ऑलराइट, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एंड बजट एस्टिमेट्स। ऑलराइट, so this was last lecture of our interim budget series. I hope you enjoyed this series, your doubts were cleared and you are थोड़ा सा ज्यादा prepared for your prelims and mains for that matter. Alright, I'll see you next time with more stuff. Thank you.